100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर है एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। उन्नीस सौ इक्यानवे में एक फिल्म इंडस्ट्री में एक जवान, खूबसूरत और एक बोल्ड हीरोइन ने कदम रखा और पहली ही फिल्म से सिनेमाई जगत को अपने हुस्न का दीवाना बना देती है। 11 साल के करियर में वो महज 32 फिल्में करती है, लेकिन इन 32 फिल्मों में वो शाहरुख, सलमान, आमिर शरीफ के कलाकारों सहित पूरे देश को अपना दीवाना बना लेती है। फिर अचानक एक गुमशुदगी का दौर आता है, तन्हाई छा जाती है और वो अदाकारा फिल्मी पर्दे और सुर्खियों से दूर हो जाती है। लेकिन करीब 14 साल बाद उस हीरोइन का नाम फिर सुर्खियों में आता है, लेकिन इस बार एक विलेन के तौर पर। छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राणा जी तो माफ करने के लिए रहे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस माफ नहीं करेगी और ना ही अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। 1990 की बॉलीवुड सुपरस्टार ममता कुलकर्णी, जो उस वक्त के स्टारडम से धीरे धीरे तन्हाइयों के अंधेरे में चली गई थी, उनका अचानक नाम सामने आता है और बॉलीवुड में उस वक्त की ये सुपरहिट हीरोइन विलन बनकर सामने आती है। जी हां, ड्रग, दुबई और हीरोइन का कनेक्शन। आज जो मेन हम आपसे शेयर करना चाहते थे, आप लोग उत्सुक थे जानने के लिए कि हमने आपसे शेयर किया था कि ममता कुलकर्णी के बारे में हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद अब वो एक आरोपी हैं इस केस में। विकी गोस्वामी एक आरोपी हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल्ला वो इस केस में आरोपी हैं। उनके दो साथी हैं जो मीटिंग में, वो आरोपी हैं। किशोर राठौड़ का नाम आपको मालूम ही है। तो 7 इस समय वांटेड अक्यूज्ड हैं इसमें और 10 आरोपी आज तक अरेस्ट हो चुके हैं। ड्रग्स को ट्रांसफर करने के बारे में चर्चा हुई थी। बुर्ज खलीफा में किसी आई थिंक 126 या कौन से मंजिल पर मीटिंग हुई थी। तो मोरक्को से भी इनका कुछ लिंक था। और रिसेंटली हमें अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दोबारा आके मिले। उन्होंने कुछ नई जानकारी हमसे शेयर की है और उन्होंने बताया कि 2014 से एवॉन लाइफ साइंसेज की चर्चा चल रही थी। कोई पहली बार नहीं है कि गलत वजहों से ममता कुलकर्णी का नाम उछला हो। इससे पहले भी वो अपने कथित पति यानी विकी गोस्वामी के साथ केन्या में गिरफ्तार हो चुकी हैं और फिलहाल जमानत पर दोनों रिहा हैं। कारण था ड्रग्स के कंसाइनमेंट की सप्लाई। लेकिन इस बार जो आंकड़ा सामने आया है वो डराता है, हमें भी और ममता कुलकर्णी को भी। दरअसल इस बार तकरीबन 6000 करोड़ का एफेड्रीन ड्रग यानी 23 टन सोलापुर से केन्या जाने वाला था, जिसे वहां ले जाकर मेथ में बदला जाता, जिससे लगभग 3000 करोड़ का फायदा होना था। आपको बता दें कि 1 किलो मेथ की कीमत $50,000 यानी 33,50,000 रुपए है। यह डील दुबई के बुर्ज खलीफा में हुई और इस डील में विकी गोस्वामी, ममता कुलकर्णी समेत 8 लोगों का नाम सामने आया है। दरअसल इतनी बड़ी डील के आंकड़े का पता जब महाराष्ट्र एंटी नार्कोटिक्स को लगा तो उन्होंने सोलापुर फैक्ट्री में रेड मारी, जहां से 23 टन एफेड्रीन बरामद हुआ। वहीं से एंटी नार्कोटिक्स टीम ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में 3 नाम सामने आए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और यही एक बार फिर विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी सहित कई और लोगों का नाम भी सामने आया। कि जो
हमारे पास नई एविडेंस आई है, नए बयान आए हैं, उसके आधार पर ममता कुलकर्णी भी हमारे केस में एक आरोपी हैं। 164 का बयान जो कि कोर्ट के समक्ष लिया जाता है, ऐसे दो 164 के बयान किए गए हैं। कोर्ट के समक्ष इन विटनेसेस ने या आरोपियों ने ऐसा बताया है कि ममता कुलकर्णी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जो मीटिंग्स हुई केन्या में, 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे, ऐसी जानकारी है। उसमें जयमुखी हाजिर था, मनोज जैन हाजिर था, किशोर राठौर हाजिर था, विकी गोस्वामी हाजिर था, ममता कुलकर्णी थी, और एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल स्मगलर है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो और उनके 2 साथी हाजिर थे। आपको बता दें कि एवॉन लाइफ साइंसेज का डायरेक्टर बनाने की तैयारी थी ममता कुलकर्णी को। कंपनी के शेयर में से 11 लाख शेयर ममता के नाम करने का एग्रीमेंट तैयार हो चुका था। और एवॉन लाइफ साइंसेज सोलापुर की वही कंपनी है जहां से 6000 करोड़ यानी 23 टन का एफेड्रीन ड्रग बरामद हुआ। यानी ये साफ है कि ममता कुलकर्णी अगर इस कंपनी की डायरेक्टर बनती तो ये सारा का सारा कंसाइनमेंट उनके कंट्रोल में होता। और इसलिए थाने के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अब विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी के खिलाफ सीबीआई द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कर रहे हैं। मीटिंग काफी देर तक चली थी, काफी डिस्कशंस हुआ था, कैसे हिंदुस्तान से ड्रग ले जाया जाएगा, एफेड्रिन ड्रग ले जाया जाएगा, जो कि एवॉन लाइफ साइंसेज में बनेगा एफेड्रिन। वहां ले जाकर उसे मेथ में कन्वर्ट किया जाएगा, और मेथ को आगे किस प्रकार से कौन कौन सी मार्केट में बेचा जाएगा, किस रेट पर बेचा जाएगा। और ऐसी भी चर्चा हुई थी कि उस समय एवॉन लाइफ साइंसेज के जो शेयर थे वो लगभग 35 से 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिक रहे थे, लेकिन इनके पास कुछ कैश की कमी थी। तो ऐसी डिस्कशन हुई, ऐसा कुछ डिसाइड किया गया कि उसमें से कंपनी के 2 करोड़ में से 11 लाख शेयर ममता कुलकर्णी के नाम से ट्रांसफर किए जाएंगे। 26 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो कंपनी में डायरेक्टर हो जाएंगी, जहां पे एफेड्रिन बनाई जाएगी शोलापुर फैक्ट्री में, और वहां से एफेड्रिन ले जाया जाएगा अफ्रीका, और वहां से उसे मेथ में कन्वर्ट किया जाएगा। विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी का नाम डी कंपनी के साथ भी जुड़ा रहा है, और अब रेड कॉर्नर नोटिस के जारी होने से वो इंटरपोल के निशाने पर भी आ गए हैं। केन्या पुलिस से दोनों को पहले ही जमानत मिली थी, और इसके साथ साथ ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का केस। यानी अब पूरी दुनिया एक तरफ, ममता कुलकर्णी एक तरफ। अगर आरोप सही निकले तो 21 साल पहले इत्तफाकन ही सही राजेश रोशन ने शब्द सही चुने थे ममता कुलकर्णी के लिए। लंबा लंबा घूंघट काहे कुडाला, क्या करे आई गोरी मुंह कहीं काला रे। गुपचुप 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 गुपचुप। रोहित जुगलान, ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। रात की यारी तूने कैसा घोटाला। 90 के दशक की चर्चित अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने संगीन आरोप लगाए हैं। एक हीरोइन को विलन करार दिया है, इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट में ममता को शामिल बताया है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कानपुर की सनसनीखेज खबर, जहां पैसे की खातिर एक रिश्तेदार ने महापाप कर दिया, एक परिवार की खुशियां छीन ली और सूना कर दिया वो आंगन जहां कभी शोर गूंजा करता था। जिला कानपुर, थाना नौबस्ता इलाका, किदवई नगर का वाई ब्लॉक। तारीख थी 8 जून, शाम के 4:30 बजे का वक्त था। तस्वीर का हिस्सा 12 साल के मासूम आशुतोष को उसकी बड़ी बहन ट्यूशन छोड़ने के लिए गई। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहा सीसीटीवी फुटेज उसी 8 जून की शाम का है। जब आशुतोष को उसकी बहन ट्यूशन के लिए छोड़कर घर के लिए वापस रवाना हुई।
मगर ट्यूशन पढ़कर मासूम आशुतोष वापस घर नहीं लौटा। परिवार परेशान हुआ तो उसकी तलाश शुरू हुई। शाम के बाद रात ने दस्तक दी, मगर आशुतोष का कहीं कुछ अता पता नहीं चला। बदहवास परिवार अपने बेटे आशुतोष का इंतजार करता रहा और ये इंतजार उस वक्त खौफ में तब्दील हुआ जब 8 जून की रात थी। मासूम आशुतोष के पिता बैंक मैनेजर धर्मपाल सिंह के मोबाइल पर एक गुमनाम शख्स का कॉल आया और धमकी भरे लहजे से बोला गया कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। 25 लाख की फिरौती मांगी गई है और 5 बार इसके अंदर फ़ोन आया था जो वो है, और उसके बाद फिर कोई फ़ोन आया नहीं। लगातार हम लोग प्रयासरत थे और जब इनके ऊपर लगातार इंटरोगेशन और बाकी चीज़ों के साथ हमने ज़ीरो इन किया, उसके बाद ऑपरेशन किया, तो कल रात के ऑपरेशन के बाद लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना में जितनी जानकारी अभी तक थी वो आप लोगों को ब्रीफ किया। यानी मासूम आशुतोष का अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ता उसको छोड़ने की एवज में 25 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। आशुतोष के किडनैपर का फोन आने पर परिवार कांप उठा। तुरंत थाना नौबस्ता पुलिस की दहलीज लांगी, सारी दास्तान सुनाई, मगर पुलिस ने मामला उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया। अगला दिन निकला, यानी 9 जून को 4 दफा फिर अपहरणकर्ताओं ने कॉल भी किया, फिरौती की डिमांड की। कानपुर पुलिस तब भी नहीं जागी। आखिरकार पीड़ित परिवार के कई बार गुहार लगाने पर 24 घंटे बाद किडनैपर का फोन सर्विलांस पर लगाया गया, मगर तब किडनैपर ने फोन करना बंद कर दिया। पुलिस और पीड़ित परिवार इंतजार करता रहा, मगर उसका फोन नहीं आया। मासूम परिवार घबरा गया। कानपुर एसएसपी ने किसी अनहोनी की आशंका भांपी और तुरंत पुलिस की कई टीमें अगवा आशुतोष को तलाशने के लिए लगा दी गई। और जो फर्जी आईडी जिसके द्वारा रिलीज़ की गई थी, जिसके बेसिस के ऊपर इन लोगों ने ऑपरेट किया और फिरौती का नंबर जिस नंबर से मांगा गया वो सर्वेश है, वो भी अकबरपुर कानपुर देहात का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। सर मोटिव क्या था? मोटिव पूरी तरह फिरौती था, पैसा मांगने का। प्रकाश क्योंकि इनकी रिश्तेदारी में आ रहा था, जैसा मैंने बताया, इनके जो सगे मौसा हैं, इनके सगे मौसा का भाई है। कानपुर पुलिस जब अगवा मासूम आशुतोष की तलाश में शिद्दत से जुटी तो पीड़ित परिवार से वो सभी मोबाइल नंबर हासिल किए जिनसे तकरीबन 5 बार फिरौती के लिए कॉल आया था। सभी नंबर आईडी एड्रेस निकलवाए गए, सारे फर्जी निकले। पूछताछ जारी थी, वक्त बीतता जा रहा था। आशुतोष को अगवा हुए कई दिन बीत चुके थे। पुलिस खुद भी जुटी थी मासूम को ढूंढने में। आखिरकार पुलिस के हाथ एक क्लू लगा और पहुंच गई आशुतोष के किडनैपर तक। पुलिस का शक यकीन में तब्दील हुआ। अपहरणकर्ता कोई अजनबी नहीं बल्कि अपना निकला। पैसे के लिए महापाप कर दिया और पुलिस ने बड़ी देर लगा दी मासूम आशुतोष को तलाशने में। जी हां, सगे मौसा के भाई प्रकाश ने अपनी बीवी रौनक और 3 साथी शेरा, विशाल और अतीक के साथ मिलकर आशुतोष की हत्या कर दी, वो भी इस डर से कि मासूम आशुतोष ने उन्हें पहचान लिया था। किडनैपिंग की फिरौती हेतु अपहरण की घटना हुई थी। ये घटना 8 जून की शाम की थी, जिसका अभियोग थाना नौबस्ता में पंजीकृत किया गया था। इस घटना का अनावरण हुआ। घटना के अंदर जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई उसके अंदर ये इन्होंने जो जिसकी किडनैपिंग हुई थी उस लड़के की हत्या कर दी। ये हत्या इन्होंने 10 तारीख की सुबह ही कर दी थी। अपहृत है जिसकी बाद में हत्या की गई, उसके जो सगे मौसा हैं उनका भाई प्रकाश, उसने अपने साथी जिनका नाम शेरा और विशाल है और एक अभी जो गिरफ्तार नहीं हुआ है अतीक, इन लोगों के साथ मिलके जो है पहले अपहरण किया। अपहरण करने के बाद फिरौती मांगी। फिरौती मांगने के बाद क्योंकि ये प्रकाश को ये पहचानता था, इनको ये डर था कि ये जो है पहचानने के कारण इनको जो है
इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा, तो इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। इनको इस चीज़ का पूरा आभास हो गया था, क्योंकि घटना जो इन्होंने पूछताछ में बताया कि लड़का तुरंत जो है प्रकाश को पहचान लिया। प्रकाश को पहचानते ही उसने उसका नाम भी लिया जो बाकी लोगों ने बताया। तो इनको इस चीज़ का पूरा था कि अगर किसी भी तरह से ये अपराध यहाँ से छूट गया तो इनका नाम रिलीज कर दे। सुनकर हम भी सहम गए। यानी किडनैपिंग के 2 दिन बाद ही 10 जून की सुबह नजदीकी रिश्तेदार वारदात के मास्टरमाइंड प्रकाश ने अपनी बीवी रौनक और तीनों साथियों के साथ मिलकर आशुतोष की गला दबाकर हत्या कर दी थी। क्या करें पापा। और उसी रात एक पुलिया के नीचे उसकी बॉडी को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद से प्रकाश घर वालों से संपर्क में भी था और लगातार जो है अपनी सहानुभूति इस पूरी घटना के प्रति जाहिर करता रहता था। और इसके बाद लगातार इसके अंदर टीमें हुई और कानपुर देहात एसटीएफ और कानपुर नगर की टीम ने ऑपरेट करते हुए जो प्रकाश है, शेरा है, विशाल है, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। अतीक जो इनका एक साथी है वो अभी फरार है। इसके अलावा जो प्रकाश है उसकी पत्नी रौनक है, उसको भी पूरी घटना की जानकारी थी। बॉडी को पहले तो मार दिया अपराध को 10 तारीख की सुबह। उसके बाद डेरापुर थाने के अंतर्गत एक पुलिया पड़ती है मेन रोड से हटके, उस पुलिया के नीचे डेड बॉडी को रख दिया। उसके बाद रात के टाइम पे इनमें से 2 लोग गए और डेड बॉडी को जलाया। अगवा मासूम आशुतोष के लिए उसकी मां, बहन और नाते रिश्तेदार सभी आंखें बिछाए बैठे थे कि जल्द ही सही सलामत पुलिस उसको तलाश लेगी। लेकिन आशुतोष की मौत की खबर और उसके कातिल का चेहरा सामने आया तो हर कोई कांप गया। 4:30 बजे 4:30 नजदीकी रिश्तेदार प्रकाश और उसके तीनों साथी शेरा, विशाल और अतीक बेरोजगार हैं। बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाने की चाहत में महा अपराध कर दिया। हंसते खेलते परिवार का इकलौता वारिस छीन लिया। हाथ नहीं कांपे मासूम को मौत देते हुए। फिलहाल रिश्तेदार प्रकाश, उसकी बीवी रौनक, 2 साथी शेरा और विशाल पुलिस गिरफ्त में हैं। फरार एक अपराधी अतीक की तलाश अब भी जारी है। अंशुमान गुप्ता, कानपुर, नेशनल वॉइस। पैसों के लिए पापी बन गया एक रिश्तेदार, परिवार की खुशियां छीन ली, मासूम को मौत दे दी। लेकिन वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको लुटती पब्लिक, सोती पुलिस। यूपी के 75 जिले दहशत के साए में हैं। हर जगह अपराधियों का राज है। पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही है और बदमाशों ने आम लोगों की नींद उड़ा रखी है। वारदात का इलाका बदलता रहता है, लेकिन टारगेट पर रहती है आम जनता। सीसीटीवी फुटेज खंगालती हरदोई पुलिस को तलाश है उन 2 लुटेरों की जिनकी दहशत में इन दिनों पूरा हरदोई है। इस बार बदमाशों ने निशाना बनाया है जायसवाल बुक डिपो के मालिक को। वारदात के वक्त बुक डिपो के मालिक ने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से रुपए निकालकर दुकान जाने के लिए ऑटो पकड़ा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन पर किसी की निगाहें टिकी है। कोई गलत इरादे से उनका पीछा कर रहा है। इस बात से बेपरवाह बुक डिपो मालिक अपनी दुकान के सामने जैसे ही उतरे उनके साथ अनहोनी हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उनसे रुपयों से भरा बैग छीन लिया। बुक डिपो मालिक कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाश अपने मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो गए। और जब समझ में आया तब तक बुक डिपो मालिक को 2.5 लाख की चपत लग चुकी थी।
अभी 1 घंटे पहले लगभग एक व्यवसायी है जायसवाल जी, ये कहीं से पैसा निकाल लेकर के अपने घर जा रहे हैं। पीछे से 2 लड़के जो एक बाइक पर सवार थे आए और उनके हाथ से छीन करके लेके भाग गए। जैसे सूचना मिली तत्काल हम लोग सीसी के साथ पूरे फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आनन फानन में लूट की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे शहर कोतवाल ने बुक डिपो मालिक से वारदात के बारे में पूछताछ की, जिसके बाद शहर कोतवाल के साथ एसएसपी पूर्वी बीसी दुबे स्टेट बैंक की मुख्य शाखा पहुंचे और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज लेकर जांच शुरू कर दी। जायसवाल जी का कहना है कि 2.5 लाख रुपए उसमें था, लेकिन पूरा वेरीफाई किया जा रहा है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि उन्हें ना तो पास में ही सिनेमा चौराहे पर मौजूद पिकेट का डर था और ना ही लखनऊ चुंगे स्थित पुलिस चौकी का। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर कहां सो रही है हरदोई पुलिस? ये यूपी पुलिस की कैसी लाचारी है जो दिन ब दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ ऊंचाइयों को छू रहा है और पुलिस की कार्रवाई सिफर। नितेश चंद्र शुक्ला, हरदोई, नेशनल वॉइस। शराब इंसान के सोचने और समझने की ताकत छीन लेती है। ना अपना दिखता है और ना ही पराया। नशे का गुलाम बनकर इंसान अपनी सुध खो बैठता है और यही बेसुधी एक दिन संगीन जुर्म को दावत देती है। अगर यकीन नहीं आए तो फतेहपुर की ये खूनी वारदात देखिए, जहां खून ने खून का ही खून कर दिया। फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष के मड़वा गांव का रहने वाला सुनील अपने चाचा राजाराम की मौत का गवाह बना है। सुनील ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उसके चाचा राजाराम की हत्या हुई है। सुनील एकमात्र चश्मदीद है मर्डर का और मीडिया से मुखातिब ये भी बता रहा है कि चाचा का कातिल कौन है। जी हाँ, सुनील की माने तो चाचा राजाराम की हत्या उसके पिता श्रीराम यादव ने अंजाम दी है। मर्डर की वारदात से चंद मिनट पहले तक आरोपी पिता श्रीराम अपने बेटे सुनील पर ही बरस रहा था, गाली गलौज कर रहा था, पिटाई कर रहा था अपने बेटे सुनील। आस पड़ोस के लोग श्रीराम को समझा बुझा रहे थे, लेकिन श्रीराम नहीं माना। आखिरकार आरोपी श्रीराम के छोटे भाई राजाराम ने समझाया बुझाया, मगर छोटे भाई की बात भी श्रीराम नहीं माना। और जब भाई राजाराम का बीच में आना नागुबार गुजरा तो गुस्से में आकर तमंचे से भाई राजाराम पर गोली दाग दी। गोली लगते ही राजाराम ने दम तोड़ दिया और आरोपी भाई वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें सुल्तानपुर घोष के एक राजा राम यादव सनो बच्चू यादव आरो कल्लू का पुरवा, इनके ही भाई द्वारा इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। आपसी झगड़ा था, इनका शराब इन्होंने पी रखी तो शराब के नशे में इन्होंने ये घटना करी थी। इसके कारण क्या बताया जा रहा है? कारण कुछ लोगों का तो ये कहना है कि इनके ये शराब पी करके अपने लड़के को पीट रहा था, दूसरे भाई ने बीच बचाव किया, इसी से उसको गुस्सा आ गया और उसने उसको गोली मारी। एसपी फतेहपुर के मुताबिक वारदात के वक्त आरोपी श्रीराम शराब पीकर धुत था, यानी नशे का गुलाम था और उसी दरमियान अपने बेटे सुनील की पिटाई कर रहा था। शराबी पिता श्रीराम की पिटाई से चीखते चिल्लाते भतीजे की आवाज जब चाचा राजाराम के कान तक पड़ी तो भतीजे को उसके पिता की प्रताड़ना से बचाने के लिए मौके पर आ धमका, मगर नशे में धुत पिता ने भाई राजाराम की एक नहीं सुनी और जब बार बार चाचा राजाराम ने भतीजे सुनील को बचाने की कोशिश की तो खून का रिश्ता भूलकर भाई के जिस्म से ही जान निकाल दी, गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब जरा सोचिए क्या खता थी राजाराम की, बस यही कि भाई की मार से भतीजे को बचाना चाहा, शराबी भाई के गुस्से को शांत करना चाहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? शराब के गुलाम आरोपी भाई ने अपने खून का ही खून बहा दिया और ये साबित कर दिया कि एक न एक दिन नशा इंसान को मुसीबत में डालकर ही दम लेता है। जितेंद्र विश्वकर्मा, फतेहपुर, नेशनल वॉइस। 100 नंबर में आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी
और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। जय हिंद।